Hello friends, so welcome to this Help Please channel. So first of all, this is the first lecture of this channel. इसका पर्पस यही है कि जो CMA का मॉड्यूल है उसमें जो चैप्टर्स है उसमें सम्स दिए हुए, लेकिन जब तक सम्स करते हैं उससे सब कुछ फिनिश नहीं होता, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसका हो सके उतना डीप में नॉलेज और साथ में बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि जो मैंने पढ़ा है उसका बैकग्राउंड साथ में दूसरों को भी हेल्प मिले और वो भी अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए, क्योंकि इस मॉड्यूल में सिर्फ 10-15 सम है जिससे कि हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एग्जाम्स क्लियर हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से एग्ज़ाम पास होने से नहीं होता, लेकिन उसका इन डेप्थ नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे ट्राई यही रहेगी मेरी कि हो सके उतना, ना कि रट्टा मार के, लेकिन अच्छे से जो एक फॉर्मूला कैसे बनता है उसका जो एनालिसिस निकलता है उसके साथ चले तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें सर मेरा पर्पज़ ही यही है कि जो भी है वो पूरा लॉजिक के साथ जाए, एक एक पॉइंट को समझे कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ये भी हो सकता था तो उसका आंसर हमको मिलना चाहिए। जो भी ऑप्शन है एक एक स्टेप का हमारे पास एक कॉन्क्रीट रीज़न होना चाहिए कि ये स्टेप आया तो उसका रीज़न ये है, अगर ये स्टेप उसकी जगह पे ये आता तो उसका एनालिसिस क्या निकलता और उसका इफेक्ट क्या आता वो भी हमको पता होना चाहिए। सो वेलकम टू द हेल्प प्लीज चैनल। यहाँ पे अभी मैं CMA का सिलेबस ही कवर करने वाला हूँ, जो कि इंटरमीडिएट का है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हालांकि अभी जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट जनवरी में उस वहाँ तक तो सब सब्जेक्ट कवर कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन ट्राई करेंगे जितना होता है उतना। तो अभी मैंने ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पसंद किया है अभी फ़िलहाल के लिए, और उसमें मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर जो है मैं अभी चालू करने वाला हूँ। इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि मेरा भी अच्छा हो जाएगा, साथ में आपका भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने मॉड्यूल में से सम किया तो उसका थोड़ा मैं एनालिटिकल तरीके से गया हूँ कि कोई भी स्टेप है तो उसका एनालिसिस क्या निकलता है, और अगर हमारे जो दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो उसका भी हमको आंसर मिलना चाहिए कि ये हुआ तो क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि हमको कोई बोल दे कि ये प्लस हुआ तो हमने मान लिया कि ये प्लस हुआ, लेकिन अगर प्लस हुआ तो माइनस क्यों नहीं हुआ, इसका भी हमको आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए चलते आगे। स्टैंडर्ड कोस्टिंग इस लेक्चर में सिर्फ मैंने समरी पोर्शन ही, मतलब थियरी पोर्शन ही कवर किया है, जो कि उसकी बेसिक थियरी है। पूरी थियरी तो मैंने कवर नहीं की है, लेकिन जो उसका ओवरऑल थियरी नॉलेज है कि जो हमको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग है तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, कहाँ पे यूज होता है, उसका कोस्टिंग में क्या रोल है, उसका स्कोप क्या है कोस्टिंग में, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो वही मैंने इस लेक्चर में थियरी पोर्शन कवर किए। अगर आपको थियरी पता है और अगर आपको अटेंड नहीं करना है तो आप दूसरे लेक्चर पे जंप कर सकते हो, जो कि उसमें मॉड्यूल के सम रहेंगे और पेपर्स के भी सम हो सकते हैं, वर्कबुक्स के भी सम हो सकते हैं, मॉक टेस्ट के भी सम हो सकते हैं। मतलब जो भी है, आपको अगर थियरी अटेंड करनी है तो आप इस लेक्चर में जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन जंप टू नेक्स्ट लेक्चर। चलिए चलते हैं। Standard costing. What is standard cost? Standard cost is planned cost of the product, service, unit, component produced in the period. स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, मतलब पहले ये स्टैंडर्ड कोस्ट क्या है। स्टैंडर्ड कोस्ट इज प्लान कोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक पहले से डिसाइड किए हुआ प्रोडक्ट का एक कोस्ट है। समझिए कोई फैक्ट्री है जिसमें एक प्रोडक्ट बनती है, तो वो प्रोडक्ट बनने से पहले उसका एक जो भी खर्चा होता है वो डिसाइड किया जाता है कि अप्रोक्स इतना खर्चा होगा। ठीक है, हम ऐसा ही नहीं करते, उसका पहले एक एस्टिमेशन लगाना पड़ता है कि उतना एस्टिमेटेड होगा। मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड है।
अगर वो बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है, लेकिन एक एस्टिमेशन के बेस पर हम लोग वो डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए। वो पर यूनिट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, मतलब जो भी उसका मेजरमेंट का यूनिट है वो हो सकता है प्रोडक्ट, सर्विस, यूनिट, कंपोनेंट प्रोड्यूस इन द पीरियड। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ पे यूज होता है? तो उसका जो हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमने एस्टिमेशन लगा दिया, बाद में हम प्रोडक्शन चालू कर दिया, तो जो परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक्चुअल और बजटेड डेटा हो। वरना आप कंपेयर किसके साथ करोगे और उसका एवेल्युएशन क्या निकालो? आपको इवेल्युएट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड डेटा भी चाहिए और एक्चुअल डेटा भी चाहिए, जिसके साथ आप कंपेयर करके आप उसको जो इवेल्युएशन है, मतलब आपका एनालिसिस है, वो निकाल सकते हो कि ये काम है जो हमने किया है, वो हमने डिसाइड किया था उस हिसाब से चल रहा है या फिर उसमें कोई कमी है। ठीक है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का यही यूज है कि मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क कंट्रोल। अगर कोई काम है वो जो करना चाहिए, सपोज कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मटेरियल है, तो मटेरियल में जितना यूज होना चाहिए उससे कम हुआ या फिर ज्यादा कॉस्टिंग का हो गया, तो अगर मटेरियल ज्यादा यूज हो गया है, जितना यूज होना चाहिए उससे ज्यादा, तो सीधी सी बात है उसकी इफेक्ट को उसकी प्राइस पर पड़ेगी। तो जो ज्यादा हो गया है उसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट आएगा कि या तो फिर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, या फिर उसका जो रेशियो है वो अप डाउन हो जाएगा, जिससे कि जो चीज है उसकी क्वालिटी अप डाउन हो सकती है। ये बहुत सारा इफेक्ट आ सकता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस जैसे कि इन्वेंटरी कंट्रोल की कई सारी टेक्निक्स है, उसको हम यूज करके इन्वेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही लेबर में भी है कि जो जितनी एफिशिएंसी पे काम होना चाहिए या जितने घंटे काम होना चाहिए उससे कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन में काम आता है। समझिए कि किसी कोई बार हमारे पास कोई जो फिगर्स चाहिए, हमको जो डेटा चाहिए वो नहीं होता है अवेलेबल। ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंडस्ट्री में आपको हर डेटा मिल ही जाए, कहीं पे कोई डेटा नहीं भी मिल सकता है। तो वहां पे जब नहीं मिलता तो ये जो एस्टिमेटेड डेटा है उसको हम यूज कर सकते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। फॉर एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस ऑल्सो। अगर फ्यूचर में हमको सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करनी है तो वो हम एक्चुअल बेस पर नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज कर सकते हैं। नीड ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग की जरूरियत क्या है? स्टैंडर्ड कोस्टिंग की जरूरियत में पहला पॉइंट है कि स्टैंडर्ड कोस्ट आर यूज्ड टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअल वर्क डन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड हमने डेटा फिक्स किए, जो स्टैंडर्ड हमने फिगर्स फिक्स किए, उसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और जो परफॉर्मेंस है उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि 80% काम हुआ है, 70% पे हो रहा है, क्या हो रहा है। Apart from work evaluation, standard costing also used for stock valuation, where actual figures and reliable figures for the stock valuation are not available। कि जहाँ पे जो हमको रिलायबल, मतलब हम जिस पे विश्वास कर सकते हैं, ऐसा अगर आपके पास फिगर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड कोस्ट जो आपने स्टैंडर्ड डेटा फिक्स किया है उसके हिसाब से आप स्टॉक वैल्यू कर सकते हो। स्टैंडर्ड कोस्ट आर ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ गिविंग कोटेशंस। जब आप कोटेशन देते हो तो सीधी बात है आपके पास तभी वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा कि एक्चुअल में कितना होगा। ठीक है, तो कोटेशन देने के टाइम आप दे सकते हो, जैसे कि मशीन ओवर रेट में होता है। मशीन ओवर रेट हम फिक्स कर लेते कि पर आवर हमको 10 रुपये लगेगा, 15 रुपये लगेगा। और अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है कि आपको ये काम करना है और अगर हमको 10 घंटे काम लगता है, तो 1 आवर का 10 रुपये, मतलब हम 10 रुपये का लगा के 10 आवर का लगा के हम दे देते हैं कि 10 आवर का भाई आपको इतना लगेगा। तो वो मशीन आवर में हमने डेटा एस्टिमेट किया है कि इतना लगेगा। बाद में अगर मशीन एक्चुअल में काम करता है तो उसमें थोड़ा ब्रेक डाउन भी होगा या फिर ज्यादा यूज होगा, कम, मतलब वो एक्चुअल में थोड़ा वेरिएंस आ सकता है, लेकिन हम कोटेशन के लिए स्टैंडर्ड डेटा का यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कोस्ट प्रोवाइड टारगेट विच विल टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर। ये एक हमको टारगेट प्रोवाइड करता है कि आपको ये, मतलब ये कोई रिजिड सिस्टम नहीं है कि आपको ये करना ही है। ठीक है, कोई नहीं भी होता है, लेकिन ये हमको क्या है, एक एट ए ग्लेंस हमको एक टारगेट दे देता है कि आपको यहाँ तक चलना है, मतलब आपको इतना अटेंड करना है। तो हम एक टारगेट फिक्स करके चलते हैं कि जिससे हमको ऐसा ना लगे कि हम बस काम करते ही जा रहे हैं लेकिन हमारे पास डेटा नहीं। आपको ये एक टारगेट, मतलब आपको एक पता होता है कि 1 घंटे में इतना काम होना चाहिए या 1 महीने में इतना काम होना चाहिए, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है।
फॉर डिसीजन मेकिंग इन द फ्यूचर। आप स्टैंडर्ड डेटा जब फिक्स कर लेते हो तो फ्यूचर में आपको डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब अगर आपने पास्ट में स्टैंडर्ड कुछ फिक्स किया था, मतलब समझिए कि हर एक साल के स्टार्टिंग में आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हो कि इस साल में अगर प्राइस इतना बढ़ा तो उसके हिसाब से इतना कॉस्टिंग लगेगा, इतना प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, तो इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि अगर हमको सेलिंग प्राइस बढ़ानी है, सेलिंग प्राइस कम करनी है, या फिर किसी की जो मजदूर लोग है उसके जो वेतन है वो सब बढ़ाना है, घटाना है, सैलरी बढ़, वो सब डिसीजन ले सकते हैं। सॉरी। फॉर मेकिंग बजट एंड फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, हम बजट बनाने के लिए भी स्टैंडर्ड डेटा का यूज कर सकते हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। बाद में फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये तो हर जगह पे आता ही है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, अभी ये कितना टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। एक होता है आइडियल स्टैंडर्ड। These standards represent the level of performance we can achieve when the prices of the labor and material are in favor। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड लेवल है आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। आइडियल मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट कि जो हमारी फेवर में है। तो जब लेबर और मटेरियल प्राइस जो हमारी फेवर में है, फेवर में मतलब वहां पे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। एट दिस स्टैंडर्ड वी कैन अचीव मैक्सिमम आउटपुट। लेबर की हर एक की एक अपनी एफिशिएंसी होती है कि वो वहां तक ही काम कर सकता है, उसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता है। समझिए कि कोई लेबर है वो मैक्सिमम 10 घंटे काम कर सकता है, और अगर आप 10 घंटे में मैक्सिमम आउटपुट ले लेते हो तो वो अच्छी बात है। तो वो जो लेबर का रेट होगा वो अपने फेवर में, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसको हम आइडियल स्टैंडर्ड की तरह ले सकते हैं। विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मैक्सिमम कैपेसिटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको कम से कम यूज करो, लेकिन उसको मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ यूज करो, तो उसको हम आइडियल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या है? दिस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वी कैन अचीव इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। ये जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो ये एक लेवल है कि जो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में अचीव कर सकते हैं। अभी ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, नीचे लिखा है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मीन्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स विच विल प्रोड्यूस एट नॉर्मल एफिशिएंसी सफिशिएंट गुड टू मीट द एवरेज सेल्स डिमांड ओवर अ टर्म ऑफ इयर्स। इसको हम लास्ट से पहले स्टार्टिंग करते हैं कि इसका मतलब होता क्या है एग्जैक्ट। समझिए कि आपको एक साल में 10,000 सेल्स यूनिट की डिमांड है, वो आपको पूरे करने हैं। मतलब आपको वो डिमांड पूरी करनी है जो भी आपकी कस्टमर की डिमांड रहती है। एवरेज आपकी 10,000 यूनिट्स की डिमांड रहती है। तो 10,000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने के लिए समझिए कि आपको 20,000 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एफिशिएंसी पे आपका जो 20,000 आवर्स लगता है तो उसको आप नॉर्मल एफिशिएंसी, मतलब कोई भी इंडस्ट्री होती है वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करती है, 90% 80% उस पर काम करती है। तो समझिए कि 90% पे ये लोग अपना जो ये 10,000 यूनिट्स है उसकी जो डिमांड है उसको पूरी कर देते हैं। 20,000 आवर्स उसको प्रोडक्शन के लिए लगता है, तो ये 20,000 प्रोडक्शन आवर्स है, ये उनकी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन हो जाएगी। तो इसको हम नॉर्मल स्टैंडर्ड लेवल बोल सकते हैं कि मतलब 10,000 यूनिट्स के लिए 20,000 आवर्स लगने चाहिए, तो ये इनका नॉर्मल स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड, इन दिस स्टैंडर्ड बेसिक ईयर इज चूजन एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द बेसिक ईयर। मतलब इसमें कोई आपको वेरिएंस फाइंड नहीं करना है। ऊपर क्या था कि आइडियल स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड में हम एक अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर देते थे। मतलब जैसे कि मैंने नॉर्मल स्टैंडर्ड में बोला कि 10,000 यूनिट्स के लिए 20,000 आपके स्टैंडर्ड आवर्स हो गए, कि 20,000 आवर्स में 10,000 यूनिट्स बन जाने चाहिए। मतलब 2 ओवर में 1 यूनिट बन जाना चाहिए, समझ लीजिए। तो ऐसे ही हमको क्या करना है कि एक्चुअल के साथ, अभी समझिए कि 2 ओवर में 1 यूनिट बन जाना चाहिए, हमने फिक्स कर दिया। अभी समझिए कि 1 यूनिट को बनाने में हमको 3 घंटा भी लगता है, या फिर 2 ओवर्स में एक की जगह पे 2 यूनिट्स बन जाते हैं। तो ये हमारा कुछ वेरिएंस आ जाएगा कि एक्चुअल में हमने स्टैंडर्ड में क्या फिक्स किया था कि 2 ओवर ही लगने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमको 3 घंटे भी लगते हैं, या फिर दो यूनिट ज्यादा मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। तो ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का।
तो ये बेसिक स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं करना है। बेसिक स्टैंडर्ड में क्या करते हैं ये लोग, एक बेसिक ईयर चूज कर लेते हैं। समझिए कि फैक्ट्री स्टार्ट हुई 2012 में, तो 2012 में जो इनका कॉस्टिंग लगा उनको इन्होंने बेस ईयर ले लिया, वे उसको ही बेस लेके आगे चलेंगे कि एक्चुअल में इतना और ये बेस ईयर में इतना, तो उसको हम परसेंटेज के हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। Current standard. This standard decided by management for current period that what actual cost will be for current period. Current standard मतलब ये एक इंडस्ट्री में समझे कि हर साल प्राइस चेंज होते हैं, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली और ईयरली, कैसे भी इनके प्राइस चेंज होते रहते हैं। रॉ मटेरियल के, जो भी परचेस के, सेल के, जो भी है, मतलब प्राइसेस चेंज होते हैं, उसके हिसाब से ये लोग अपना स्टैंडर्ड भी चेंज करना पड़ता है। तो ये लोग हर साल में अपना स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो टाइप्स ऑफ वेरिएंस है, उसमें पहला है कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है? कंट्रोलेबल वेरिएंस आर दोज व्हिच आर कंट्रोलेबल अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। कंट्रोलेबल वेरिएंस मतलब क्या है, मैं आपको सीधे एग्जांपल से बताऊं दो। समझिए कि कोई एक हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं कि इसमें अगर एक कैलकुलेटर बनाते तो इसमें समझिए कि 10 यूनिट्स, समझिए कि कोई भी हम ले लेते हैं कि 10 ग्राम प्लास्टिक जाना चाहिए, जो भी मेजरमेंट यूनिट है, समझिए कि 10 ग्राम ले लेते हैं कि एक कैलकुलेटर के लिए 10 ग्राम जाना चाहिए, तो हमने ये क्या ले लिया। लेकिन समझिए कि इन्वेंटरी कंट्रोल की टेक्निक्स है वो अच्छे से ये वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, उसकी जगह पे जितना हमने फिक्स किया उसकी जगह पे वहां पे ज्यादा हो गया यूज। तो वो जो ज्यादा यूज हो गया उसकी जगह उसकी वजह से हमारे में जो हमने फिक्स किया था कि स्टैंडर्ड में इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है मटेरियल का वेरिएंस आ जाएगा कि स्टैंडर्ड में इतना फिक्स किया था, एक्चुअल में इतना हो गया। तो वो जो वेरिएंस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमने ज्यादा क्वांटिटी यूज की है और एक्चुअल स्टैंडर्ड में इतनी होनी चाहिए। तो ये कंट्रोलेबल वेरिएंस हो गया कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारी इन्वेंटरी टेक्निक्स है, उसको हम यूज करके हम मटेरियल है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोलेबल वेरिएंस बोलते हैं। वैसे ये नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंस, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है आर दोज वेरिएंस व्हिच अकर ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशन वी कांट कंट्रोल और प्रिवेंट दिस वेरिएंसेस। ये वेरिएंस ऐसा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन की वजह से जितना हमने आवर्स फिक्स किया था उसकी जगह पे ज्यादा हो गया। या फिर कोई भी जैसे ले लो, अभी इस साल में लॉकडाउन हो गया तो उसकी जगह से, उसकी वजह से भी कोई मशीन बंद हो गए तो उसकी जगह, तो ये सब अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है, इसको आप अपनी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसका उसके लिए आपको सिचुएशन पे डिपेंड होना पड़ता है, तो उसको अनकंट्रोलेबल वेरिएंस बोलते हैं। फेवरेबल एंड एडवर्स। फेवरेबल में इतना, फेवरेबल में समझ लीजिए कि जितना आपका मटेरियल का कॉस्ट होना चाहिए था, समझिए कि 100 रुपया होना चाहिए था और आपका 90 रुपये लगा, तो 10 रुपए का आपका फायदा हो गया था, वो आपका कंट्रोलेबल है। वैसे ही सेलिंग प्राइस में कि स्टैंडर्ड में आपकी सेलिंग प्राइस कम थी और एक्चुअल में आपको ज्यादा मिल गया, तो उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो भी आपका फेवरेबल है। और एडवर्स में, एडवर्स वेरिएंस मतलब जो आपकी फेवर में नहीं है, जितना मटेरियल का कॉस्ट लगना चाहिए था उससे ज्यादा आपका मटेरियल का कॉस्ट लग गया, लेबर की एफिशिएंसी जितने पे होनी चाहिए था काम उससे कम एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, तो वो भी आपका नुकसान हो गया, तो वो एडवर्स वेरिएंस है। तो अगर हम फेवरेबल वेरिएंस, अगर हमको फेवरेबल वेरिएंस मिल जाता है तो उसको हम एफ या फिर प्लस के साइन से दिखाते हैं, और अगर अनफेवरेबल वेरिएंस है उसको यू या फिर माइनस के निशान से हम उसको डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस के कितने तरीके, मतलब वेरिएंस कौन कौन से होते हैं, तो रेवेन्यू वेरिएंस होता है और एक कॉस्ट वेरिएंस होता है, मतलब दो टाइप के वेरिएंस होते हैं, एक रेवेन्यू वेरिएंस होता है और एक कॉस्ट वेरिएंस होता है, जो कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस है। अभी रेवेन्यू वेरिएंस, तो रेवेन्यू वेरिएंस क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस। रेवेन्यू वेरिएंस मतलब जिसमें हमको इनकम होती है, उसमें एक सेल्स वेरिएंस ही आता है कि जिसको हम एक्चुअल को बजटेड के साथ या फिर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। कॉस्ट वेरिएंस में क्या क्या आता है, कॉस्ट में मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही आ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड,
जो भी है, मतलब सब ओवरहेड भी आ जाता है, मटेरियल, लेबर, ये सब कॉस्ट साइड वेरिएंस होता है। टोटल कॉस्ट वेरिएंस, अभी एक को पहले हम कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं, मतलब कॉस्ट वेरिएंस में कौन कौन से वेरिएंस आते हैं, उसमें तीन है। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड। ओवरहेड में दोनों आ जाता है, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस दोनों। पहला उसमें कॉस्ट वेरिएंस में पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो उसमें दो पार्ट पड़ते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसमें मिक्स, अभी ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, उसका दो पार्ट कैसे पड़ा, उसमें मिक्स वेरिएंस का एनालिसिस क्या है, यील्ड वेरिएंस का एनालिसिस क्या है, यूसेज वेरिएंस का दो पार्ट क्यों पड़ा, ये मटेरियल कॉस्ट का दो पार्ट, वो सब उसका एक परफेक्ट लॉजिक, मतलब एक परफेक्ट एनालिसिस निकलता है कि इसका पूरा मटेरियल यूसेज और प्राइस का प्लस करो तो मतलब कॉस्ट होता है। ये सब उसका पूरा एनालिसिस है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। मतलब ये पूरा एक समरी टाइप, थियरी टाइप है लेक्चर, तो उसमें मैंने सिर्फ थियरी कवर की है और ये ऊपर से एट ए ग्लैंस सबको आपको बता दिया है कि टोटल इतने टाइप के वेरिएंस है, ये सब है। इसका पर्टिकुलर जो भी एनालिटिकल वीडियो है कि मटेरियल में ये कॉस्ट वेरिएंट के दो पार्ट है, उसका एनालिसिस ये सब नेक्स्ट पार्ट में है। बाद में लेबर कोस्ट वेरिएंस है, तो लेबर कोस्ट वेरिएंस के दो पार्ट है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट। अभी लेबर एफिशिएंसी में तीन पार्ट है, लेबर मिक्स वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस है। वेरिएबल ओवरहेड में दो टाइप के होते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर और बजटेड वेरिएंस। और फिक्स्ड ओवरहेड में है एक्सपेंडिचर और बजटेड वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में तीन तरह के टाइप्स होते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस। तो इस लेक्चर में सिर्फ आपको यही था, थियरी पोर्शन कवर करना था। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड में थोड़ा बजटेड भी आ जाता है कि बजटेड, तो बजटेड और स्टैंडर्ड में डिफरेंस है, तो वो भी जब हम बजट फिक्स ओवरहेड में पहुंचेंगे तब वहां पे डिटेल में बात करेंगे कि फिक्स ओवरहेड में क्या होता है और बजटेड में। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हर एक का अपना एक लॉजिक है, जिसका कुछ एनालिसिस निकलता है, जिसको भी कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें प्रैक्टिकली भी यूज होता है, तो उसका एनालिसिस हमको पता होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला याद रख के आप सम्स के आंसर तो आ जाते हैं, लेकिन उसको जब तक एनालिटिकल आपको नहीं पता है कि उसका लॉजिक क्या है, उसका अगर इफेक्ट क्या आता है, तब तक मेरे हिसाब से इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हर एक का अपना क्या एनालिसिस है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। सेल्स में वो सब हम लास्ट में देखते हैं, मतलब सेल्स का भी अपना है। सेल्स तो वैसे वेरिएबल जैसा ही है, सिर्फ फिक्स ओवरहेड है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।